हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और ये है टूअर डे 4 सीरीज डे 15 एमसीक्यूज ऑन मिल्टन और जॉन मिल्टन। और ये जो सीरीज का ये पार्ट है जॉन मिल्टन का, इसमें आप लोगों का ये आज का वाइंड अप पार्ट है। पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहली बात, टूअर द 4 सीरीज चलती रहेगी। केवीएस का हमारा लाइव स्टार्ट हो गया है, फ्री बैच केवीएस का फ्री जो टॉपिक फ्री टीजीटी एंड पीजीटी एज वेल। 2 दिन पीजीटी है और बाकी दिन टीजीटी है। और आप लोगों को वो लाइव चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि शायद मैम टूअर द 4 सीरीज बंद कर देंगी। अब इतने लोग हालांकि टूअर द 4 सीरीज देख नहीं रहे हैं, तो फिर भी मेरा जो काम है मैं कर दूं। कम से कम टीजीटी के राइटर तो पूरे कर ही दूं, और नहीं तो ये बात मेरी वो रह जाएगी। अगर आप इसको अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं आगे भी राइटर्स करवाऊंगी, नहीं तो गोल्सवर्दी के बाद इसे बंद कर दूंगी। ठीक है जी। तो अगर आप मुझे एक अच्छा रिस्पांस देंगे देन ओनली मुझे भाई रिस्पांस। भाई एक बात बताइए, रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत तो सभी लोगों को होती है ना। तो अगर आप इस सीरीज़ को बढ़वाना चाहते हैं कि भाई सारे राइटर्स टीजीटी के भी एंड पीजीटी के भी कवर करिए, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के, तो आपको अपना भरपूर प्यार, अपना अपने दोस्तों का और उनके दोस्तों का भरपूर प्यार इस सीरीज़ को दिलवाना होगा। नहीं तो गोल्सवर्दी के बाद ये सीरीज़ बंद हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि ये सीरीज़ अभी तो गोल्सवर्दी भी इसमें होंगे। आज ये मिल्टन का जो टॉपिक है, जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। एमसीक्यूज़ इसके ख़त्म हो रहे हैं मिल्टन वाले। अभी तक शेक्सपियर के हो चुके, वर्ड्सवर्थ के हो चुके, और आज मिल्टन के भी हो जाएंगे। अब गोल्सवर्दी स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं एक कोटेशन पढ़ूंगी। सक्सेस इज अ लेडर यू कैन नॉट क्लाइम विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स। इट मीन्स सक्सेस अगर पानी है तो हाथ जेब से बाहर निकालिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और मेहनत करिए। थाली में परोस के कोई चीज नहीं मिलती है कि नौकरी का 5-5 नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पे आ रहा है, अरे ज्वाइन कर लो, अरे कर लो ना, ये वाली तो कर ही लो। ऐसा नहीं होता। सक्सेस पानी है तो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गर्ड अप योर लॉयंस एंड डू योर वर्क, देन ओनली यू विल गेट वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड द नेक्स्ट इज केवीएस इंग्लिश एग्जाम की तैयारी फ्री करिए यूट्यूब पर। आपकी सफलता हमारा प्रयास। मगर एक चीज याद रखिएगा कि तैयारी करनी है तो भैया मेहनत करनी होगी। ये नहीं मैडम ये भी आप करके दे दो, वो भी आप करके दे दो, कल को मैडम ऐसा करना आप जो है ना यूट्यूब का टाइम भी हमारे हिसाब से रख लेना। ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी है तो आपको करनी है। मैं तो आपकी मेहनत में एक प्रयास कर रही हूँ। अगर 100% प्रयास मेरा है तो 100% आपका भी होना चाहिए। वन साइडेड नहीं होती कोई भी चीज़। ठीक है, तो तैयारी कीजिए। रोज 8 बजे मैं मिलती हूँ यूट्यूब पर इंग्लिश सूत्रा के चैनल पर। चलिए इसके बाद अब मैं अपने बैच के बारे में बताऊंगी, पेड बैच के बारे में। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का पेड बैच है। 2 बैचेस हैं यूपी टीजीटी का। एक लाइव बैच है, एक पेड बैच है। एक लाइव बैच है, एक वीडियो बैच है। जो लाइव बैच है वो रोज शाम को 5:30 से 7:30 तक चलता है, और जो वीडियो बैच है वो उसमें ऑलरेडी जो लाइव के ही लेक्चर्स हैं वो उसमें हैं, जिसमें चारों राइटर्स उन लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर और नोट्स उसमें भी हार्ड कॉपी में मिलते हैं और लाइव में तो मिलते ही हैं। पीजीटी का सिर्फ वीडियो बैच है, उसका लाइव बैच नहीं है। आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और 7895937338 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बाकी की बात खत्म हुई, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। पहला है कि when did a revised version of On Shakespeare come which was anonymously included in the second folio edition of William Shakespeare's plays। पहले बात करते हैं विलियम शेक्सपियर। मिल्टन ने 1630 में जो लिखा था, मिल्टन ने 1630 में ऑन शेक्सपियर लिखी थी। ऑन शेक्सपियर है क्या? ऑन शेक्सपियर एक एंकोमियम है। एंकोमियम का मतलब होता है कि एक तारीफ करती हुई पोयम है 16 लाइन की, 1630 में लिखी गई थी। और शेक्सपियर की मृत्यु के उपरांत उनके 2 फेलो एक्टर्स थे, उन्होंने 1623 में यानी कि शेक्सपियर की डेथ के काफ़ी समय बाद उन्होंने एक एडिशन निकाला, एक फोलियो एडिशन, जिसमें शेक्सपियर के 36 प्लेज थे, और हेमिंग्स एंड कॉन्डेल ने। उसके बाद 1632 में दूसरा एडिशन आया।
अब उस दूसरे एडिशन में उन्होंने शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देने के लिए कई जो एंकोमियंस मंगवाए। उनमें से एक था ऑन शेक्सपियर, जो मिल्टन का वर्क था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। तो ये कब लगा, रिवाइज्ड वर्जन कब लगा? दैट इज इन 1632, क्योंकि जो सेकंड फोलियो था, जो सेकंड फोलियो है शेक्सपियर का, दैट केम इन 1632। तो ये पोयम उसी में लगी हुई थी, ऑन शेक्सपियर, और इसमें उन्होंने शेक्सपियर को श्रद्धांजलि जो है वो दी है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन इन 1632। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, what needs my Shakespeare for his honored bone, the labor of an age in piled stones? ये लाइंस ऑन शेक्सपियर की है, जो मिल्टन ने शेक्सपियर को श्रद्धांजलि दी है। शेक्सपियर बिलोंग करते थे 16th सेंचुरी को, मिल्टन बिलोंग करते थे प्यूरिटन एज को, और मिल्टन जो है वो शेक्सपियर को काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने ये श्रद्धांजलि जो दी है शेक्सपियर को दी है अपने सोनेट, अपनी पोयम ऑन शेक्सपियर में। सोनेट नहीं, 16 लाइंस की पोयम है ऑन शेक्सपियर। अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कॉमर्स, who also acted the part of the attendant spirit, name the friend। हम पहले बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स जो है वो एक मास्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मास्क? मास्क में जो एक्टर्स होते हैं वो चेहरे पर मास्क लगाकर और राजा, अर्ल्स वगैरह के सामने एक्टिंग करते हैं। बेसिकली जो मास्क हुआ करते थे वो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था, और उसमें राजाओं को प्लीज करने के लिए। लेकिन मिल्टन ने जब मास्क लिखा तो इट वॉजंट मेंट फॉर एनीबडीज एंटरटेनमेंट। ये मास्क जो लिखा गया था ये अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के कैसल, लडलॉ कैसल में हुआ था। हेनरी लॉविस ने मिल्टन से कहा था कि तुम ये मास्क लिखो, इवन उसमें म्यूजिक भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि तुम ये मास्क लिखो। कॉमर्स जो कि गॉड ऑफ रिवेलरी दिखाया है, कॉमर्स जिसके पेरेंट्स जो हैं वो बैकस और सर्सी हैं। बैकस गॉड ऑफ वाइन, सर्सी सॉर्सरेस। कॉमर्स क्या करता है कि वो लोगों को एक ऐसा ड्रिंक देता है जिससे वो जानवरों की तरह, जानवरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका हिडन मीनिंग ये है कि इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस यू बिहेव इन अ बीस्टली मैनर। तो कॉमर्स जो है वो लोगों को पायस नहीं रहने देता। थीम कॉमर्स की थी टू रिटेन द प्योरिटी, प्योरिटी इसकी थीम है। मिल्टन ने ये लिखा था हेनरी लॉविस के कहने पे। हेनरी लॉविस ने इसमें अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका निभाई है, और अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के 3 बच्चों ने इसमें जो इसमें का बड़ी लड़की का नाम एलिस था, उसने और उसके भाइयों ने लेडी और 2 ब्रदर्स की भूमिका निभाई है। तो बाकी मैंने इसमें आगे पीछे की कथा इसलिए सुनाई कि कॉमर्स कौन है, मास्क क्या होता है, और किसने कहा था? हेनरी लॉविस ने। तो दैट वाज हेनरी लॉविस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। मिल्टन कहते हैं कि पोएम लिखने में वो डिपेंड रहते थे हैं होली स्पिरिट पे। द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन मी, ये भी उन्हीं की लाइन्स है। वो कहते हैं कि मैं पोएम लिखने के लिए एक डिवाइन इंस्पिरेशन के द्वारा प्रेरित होता हूं। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये भी उन्हीं के शब्द हैं, जॉन मिल्टन के। When I consider how my light is spent, also known as On His Blindness, is a sonnet by John Milton. What is the number of this sonnet? जॉन मिल्टन ने कोई बहुत ज़्यादा सोनेट नहीं लिखे। ये जो सोनेट है ये है सोनेट नंबर 19। ये सोनेट है, लिखा गया है, ये पेट्रियार्कन वे में लिखा गया है। पेट्रियार्कन वे में लिखा हुआ जो सोनेट होता है उसमें जो पहली 8 लाइन्स होती हैं वो क्वेश्चन पूछती हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन होती हैं वो उस क्वेश्चन को का रेजोल्यूशन जो है वो देती हैं, वो रिजॉल्व करती हैं। तो पहली 8 लाइन में वो ये पूछते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि वो कहते हैं कि बिफोर द हाफ ऑफ माई एज, कि अभी तो मेरी 44 साल की उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। तो ये वो पहले कि ऐसा क्यों, बट वन टैलेंट विच वॉज डेथ टू हाइड, टैलेंट वर्ड में पन भी दिया हुआ है।
तो फॉर पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन लास्ट की 6 लाइन में दिखाया पेशेंस को पर्सोनिफाई किया है, और पेशेंस कहता है, रोकता है पोएट को कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है ना तुम्हारे टैलेंट की ना किसी चीज़ की, भगवान के पास तो सब कुछ है। तो वो ये जो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ये सोनेट की पहली लाइन है। मिल्टन ने इसको नाम नहीं दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये नाम तो 18th सेंचुरी में दिया गया था एक क्लेरिक के द्वारा, और ये सोनेट नंबर है 19th। ठीक है जी। इट इज पॉपुलरली गिवन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैंने अभी बताया, बाकी सब चीजें तो मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में बता दी। ये टाइटल मिल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगर मिल्टन के द्वारा दिया जाता तो ये होता ऑन माई ब्लाइंडनेस, लेकिन ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये क्लेरिक थे थॉमस न्यूटन, उन्होंने 1761 में ये टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सोनेट नंबर 19 को। बिकॉज मिल्टन इज ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, क्योंकि मिल्टन ह्यूमन है तो वो ह्यूमैनिटी को बेस्ट में जानते हैं, ये WJ लॉन्ग ने कहा। A Victorian poet wrote a poem named Milton to praise John Milton, who praised Milton, God-gifted organ voice of England. Lord Alfred Tennyson. एल्फ्रेड टेनिसन ने मिल्टन के लिए कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन जो कि जाने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं किसके? विक्टोरियन एरा के। टेनिसन जाने जाते हैं, टेनिसन भी जो बहुत फेमस हैं वो अब विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हैं। क्वीन एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा, क्वीन एलिजाबेथ कह रही हूँ, क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और टेनिसन जो हैं वो बहुत मिल्टन को पसंद करते थे, और उन्होंने लिखा गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन ने कहा है। और बाकी आगे डिस्कस करेंगे। Where these lines have been taken, from where these lines have been taken. Fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days. पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। laborious days इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब एक लिविंग एडजेक्टिव एक नॉन लिविंग चीज को दे दिया जाता है। ये लाइंस जो हैं वो लिसिडस पोयम में से ली गई हैं। लिसिडस जो पोयम है ये एक एलिजी है, और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। इट्स ए पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है जिसमें पोएट जो होता है एक शेफर्ड की भूमिका में होता है और एक साथी शेफर्ड के मृत्यु पर विलाप करता है, तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है। और मिल्टन ने लिसिडस लिखी थी अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु की, जिनकी समुद्र में डूब जाने की वजह से मृत्यु हुई थी, और ये एक उनको श्रद्धांजलि थी। जस्टा एडुआर्डो में ये पोयम जो है वो पब्लिश हुई थी। सिर्फ मिल्टन की नहीं थी, औरों की भी हुई थी। ये पोयम केवल एलिजी नहीं है। एलिजी की एक खूबी होती है कि एलिजी शुरुआत जो होता है वो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक होती है, मगर अंत ऑप्टिमिस्टिक होता है। इसमें मिल्टन ने सिर्फ अपने दोस्त के बारे में कहने के अलावा अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है, क्लर्जी को मॉक भी किया है। तो ये पोयम जो है केवल एलिजी है, मगर एलिजी के अलावा भी उन्होंने इसमें अपनी काफ़ी सारी चीज़ों को स्थान जो है वो दिया है। तो ये हुआ जी लिसिडस। अब मैं आंसर्स पहले ही मार्क कर रही हूँ। होम डिड मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर? मिल्टन जो है वो अपना मास्टर मानते थे एडमंड स्पेंसर को, और उन्होंने इन्हें कहा भी है आवर सीरियस एंड सेज पोएट। आवर सीरियस एंड सेज पोएट जो है वो कहा है, और किस में कहा है? ये उन्होंने उनको कहा है एरियोपेजिटिका में। एरियोपेजिटिका में उन्होंने स्पेंसर को कहा है कि आवर सीरियस एंड सेज पोएट। बात करते हैं कि मिल्टन उन्हें अपना मास्टर क्यों मानते थे। स्पेंसर ने एक मिनी एपिक ही लिखा है फेरी क्वीन, और मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक सेकेंडरी एपिक है। कहीं ना कहीं वो फेरी क्वीन जब वो एपिक लिखना चाह रहे थे, एक सेकेंडरी एपिक वो होता है जिसको कई सोर्सेज से लिया जाता है।
तो मिल्टन जो हैं वो प्रभावित थे, जो ग्रीक राइटर्स थे, जो रोमन राइटर्स थे, उनसे तो थे ही, इसके अलावा वो स्पेंसर से भी काफ़ी प्रभावित थे। और उनका ये मानना था कि और अन्य जो फिलोसोफर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो नॉलेज दे सकते हैं वो स्पेंसर दे सकते हैं, और इस बात का उल्लेख उन्होंने एरियोपेजिटिका में किया भी है। मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर हु सेड, मिल्टन को पोइटिकल सन जो कहा है वो जॉन ड्राइडन ने कहा है, और जॉन ड्राइडन ने कहा कि मिल्टन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, किससे? स्पेंसर से, और इसीलिए ये ड्राइडन ने उनको पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा। जॉन ड्राइडन जो कि पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे, जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल, जब रेस्टोरेशन पीरियड आया था 1660 में, उससे पहले क्रॉमवेल का शासन था, उससे पहले चार्ल्स फर्स्ट का शासन था। चार्ल्स फर्स्ट को जब बीहेडेड किया गया था तो मिल्टन ने उस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा था, और उसके लिए उन्हें लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट दी थी। लेकिन अपने जीवन के आखिरी साल में जब रेस्टोरेशन पीरियड आया था, मिल्टन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी फेज़ में पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगनिस्टिस, पैराडाइज रीगेन्ड लिखा। पैराडाइज लॉस्ट की तो जो थीम भी है वो यही है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और जब मोनार्की दोबारा से आई तो उस समय जो पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे दैट वाज जॉन ड्राइडन, और उन्होंने मिल्टन को कहा है द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। दिस मैन कट्स अस ऑल एंड द एंशिएंट्स टू, ये बात भी ड्राइडन ने ही उनके बारे में कही है, उनके वर्क पैराडाइज लॉस्ट को देखते हुए। मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गाइल्स फ्लेचर, मिल्टन इन्फ्लुएंस थे गाइल्स फ्लेचर के क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ, जब उन्होंने ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी, पैराडाइज रीगेन्ड में की थीम ही है कि भाई क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है सैटन, तो क्राइस्ट की टेम्पटेशन को दिखाया, क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश जो है वो दिखाई गई है सैटन के द्वारा, पैराडाइज रीगेन्ड में उन्होंने बताया। तो ये जो दो वर्क्स हैं वो में उसमें मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गाइल्स फ्लेचर्स क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क, इंग्लैंड ने मास्क का आइडिया इटली से लिया था, और मास्क मैंने अभी आपको बताया चेहरे पर मास्क लगा के एक्टर्स परफॉर्म किया करते थे। दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम इटली। One of John Milton's work talks of the supplementing of books with personal contact and practical experience. Of Education जो है वो मिल्टन का एक शॉर्ट ट्रैक्ट है, और उसमें उन्होंने हार्टलिप को अपने सजेशंस दिए हैं कि स्कूल की एजुकेशन में व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस कैन बी ब्रॉट, स्कूल की एजुकेशन में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे मिल्टन का मानना था, उन्होंने इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि स्कूल की एजुकेशन का जो मीडियम है दैट शुड नॉट बी इंग्लिश, मीडियम लैटिन होनी चाहिए या अन्य कोई क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और बेसिकली जो इंग्लिश है वो लोअर क्लास के लिए होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन ब्रिंग अ रेडिकल चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंग्लैंड। ये हार्टलिप को उन्होंने ये सजेशन दिया था, और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज अ मस्ट फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये है ऑफ एजुकेशन। जॉन मिल्टन शोज द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेजेस। जॉन मिल्टन ने फॉल ऑफ मैन को 2 स्टेजेस में दिखाया है, बुक 4 एंड बुक 9। फॉल ऑफ मैन का मतलब क्या है? पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने ये दिखाया है कि पैराडाइज लॉस्ट में फॉल ऑफ मैन की कहानी है। एडम एंड ईव, भगवान ने एडम एंड ईव को बनाया और ईडन गार्डन में उनको रखा हुआ था। उनका काम था उस गार्डन की देखभाल करना और अपने डेली जो कोर्स हैं वो करना। फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन जो उनको ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने के लिए उनको मना किया हुआ। जब सैटर्न को
पैराडाइज से निकाल दिया जाता है, तो हिज सोल एम इज टू डिस्ट्रॉय द क्रिएशन ऑफ गॉड, द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट इज एडम एंड ईव एज वेल। तो वो क्या करता है कि वो बुक 4 में ईव को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। अब फॉल कैसे हुआ? अगर आप अपने टेम्प्टर की बात सुन रहे हैं और समहाउ यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, तो फॉल हो गया। अगर 0.1% भी दिमाग में ये आ गया कि हम जो मतलब ये करके देखें, तो फॉल हो गया। ईव को टेम्प्ट करता है सैटन। बुक 9 में तो हो ही जाता है कि भाई वो फ्रूट जो है वो खा लिया जाता है। तो 2 स्टेजेस पर फॉल होता है, बुक 4th एंड बुक 9th। One of the most noble and most sublime poems which either this age or nation has produced, who said this about Paradise Lost? ये ड्राइडन ने कहा है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि बहुत ही नोबल जो है वो पोएम है जो इस नेशन ने प्रोड्यूस करी है। Who called Edmund Spenser our serious and sage poet? ये मिल्टन ने कहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी। मिल्टन ने ये एरियोपेजिटिका में कहा है। मिल्टन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे स्पेंसर से, और एरियोपेजिटिका एक वर्क है जो 1943 के लाइसेंसिंग एक्ट के अगेंस्ट लिखा गया था। 1943, देखा दिमाग चल गया मेरा, 1943 ये होता है बिना पिए सस्ता नशा हो जाना। 1943 में मिल्टन कहाँ से आ गया भाई? ये होती खोपड़ी, स्ट्रेस, पागलपंती। एरियोपेजिटिका 1643 में के लाइसेंसिंग एक्ट के, वो तो अच्छा हुआ मुझे अपनी गलती अभी समझ में आ गई, 1643 के लाइसेंसिंग एक्ट के अगेंस्ट ये लिखा गया था, दैट केम इन 1644। और इसमें कहा गया था, लाइसेंसिंग एक्ट क्या था कि जो लोगों के पास अधिकार है केवल बुक्स पब्लिश करने का, ओनली दे कुड पब्लिश, और जिनके पास अधिकार नहीं है वो बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते। तो उनका यही कहना था कि ए राइटर एक राइटर को शुड हैव दैट राइट ऑफ प्रिंटिंग हिज ओन बुक्स, जिससे कि अगर अपनी किताबों के माध्यम से वो अपने विचार लोगों को बताना चाहता है। एरियोपेजिटिका का जो एक टाइटल है वो एरियोपेजिटिका उसी से ही लिया गया है, जो इसमें जो स्पीच है वो आइसोक्रेट्स के द्वारा दी जाती है। तो मिल्टन ने स्पेंसर को आवर सीरियस एंड सेज पोएट किस में कहा है? एरियोपेजिटिका में। अगर इससे पहले भी कहीं मैंने एरियोपेजिटिका के लिए 1643 की जगह 1943 यूज़ कर लिया हो तो समझ जाना कि 1643 है वो, उसके 19 पर मत जाना, 1643 है भैया। कभी कभी फ्लो में ऐसी हो जाता है। Nothing can exceed the energy and magnificence of the character of Saturn as expressed in Paradise Lost. It is a mistake to suppose that he could ever have been intended for the popular personification of evil. ये लाइन जो कही गई है ये शैले ने कही है डिफेंस ऑफ पोइट्री में। शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री में ये कहा, शैले को खुद को भी उनको सैटनिक स्कूल में माना जाता था, शैले बायरन को, कि ये लोग नियम कानून नहीं मानते हैं तो दे बिलोंग टू सैटनिक स्कूल। शैले का ये मानना था कि मिल्टन ने जब सैटन को गढ़ा तो कहीं से कहीं तक भी सैटन जो है वो बुरे को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था। उन्होंने खुद ही अपनी डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा है कि शैले ने ये कहा है कि मिल्टन का जो सैटन है, मिल्टन का सैटन जो है, मिल्टन्स डेविल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। उनका शैले का यह मानना है कि जब मिल्टन ने डेविल यानी कि सैटन को गढ़ा तो कहीं ज़्यादा वो सुपीरियर है उनके गॉड से। ऐसा उनका इसलिए मानना था क्योंकि उनको ये मानना कि गॉड कमज़ोर है, गॉड जो है वो कहीं ना कहीं अपने खिलाफ हुए प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सैटन को ज़बरदस्ती जो है उसके साथ बुरा कर रहे हैं। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो हीरो माना है वो एडम को माना है, लेकिन जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने जो हीरो माना है वो सैटन को माना, और इसीलिए शैले ने अपनी बुक डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा कि मिल्टन का जो डेविल है एज अ मॉरल बीइंग फार सुपीरियर टू हिज गॉड, उनके गॉड से कहीं ज़्यादा वो सुपीरियर है। और मतलब सिर्फ शैले ही नहीं,
इसके अलावा ब्लेक ने भी कहा था कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये उन्होंने भी कहा है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में, और वो भी एक रोमांटिक पोएट थे। शैले जो हैं वो यंगर रोमांटिक थे, उनका भी यही मानना था। उन्होंने ये विचार दिए हैं अपनी डिफेंस ऑफ पोइट्री में कि मिल्टन का जो डेविल है वो उनके गॉड से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, whom does मिल्टन कॉल फेथलेस फाउंड अमंग द फेथलेस। ये मिल्टन की स्पीच पैराडाइज लॉस्ट की है, और इसमें ये कह रहे हैं लूसीफर को। लूसीफर जब सैटर्न का नाम पहले लूसीफर था, और बाद में जब वो फॉलन एंजल हुआ तो उसका नाम जो है सैटर्न हुआ। और लूसीफर के लिए ये लाइंस जो हैं कही गई हैं, फेथलेस फाउंड अमंग द फेथलेस। Who considered Samson Agonistes defective in action? सैमसन एगनिस्टिस को जो डिफेक्टिव इन एक्शन कहा है वो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। डॉक्टर जॉनसन जिन्होंने लाइफ ऑफ मिल्टन भी जो है, वैसे तो लाइव्स जो है उन्होंने लिखी है 52 पोइट्स की। सैमसन एगनिस्टिस का उनका यह मानना था कि वो डिफेक्टिव इन एक्शन इसलिए है क्योंकि उसकी बिगनिंग है, उसका एंड है, मगर उसका मिडल नहीं है। सैमसन एगनिस्टिस जो कहानी है वो सैमसन के लास्ट डे की कहानी है, जिसमें सैमसन जो कि एक रेसलर है, उसकी जो ताकत थी वो उसके बाल के एक लट में थी, और वो जो बाल है उसकी वाइफ दलीला के द्वारा काट दिया जाता है। ही बिकेम पावरलेस, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये वो गॉड जो उसको पनिश कर रहे हैं क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, एक पोइटिक प्ले है, क्लोजेट ड्रामा है, ग्रीक ट्रेजेडीज को फॉलो करता हुआ है। लेकिन डॉक्टर जॉनसन का ये कहना था कि ग्रीक ट्रेजेडीज में बिगनिंग, मिडल एंड एंड होता है, जो इसमें नहीं है, इसीलिए ये डिफेक्टिव इन एक्शन है। Almost all men are less humorous than Shakespeare, but most men are more humorous than Milton. ये वॉल्टर रेले का कहना है कि अधिकतर लोग जो होते हैं वो शेक्सपियर जितने ह्यूमरस नहीं होते, मगर मिल्टन से ज़्यादा होते हैं। ये किसका मानना है? वॉल्टर रेले का। ये वो वाले वॉल्टर रेले नहीं है एलिजाबेथ के समय वाले, ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये जो है वॉल्टर रेले ने कहा है ये कि मतलब शेक्सपियर से कम और मिल्टन से ज़्यादा जो है लोग ह्यूमरस होते हैं। Who calls Akron sad Akron of sorrow, black and deep? ये एक्रन जो है ये है, इट्स वन ऑफ द रिवर्स ऑफ हेड्स। हेड्स यानी कि अंडरवर्ल्ड, पाताल लोक। हेड्स की 5 रिवर्स हैं, जिसमें से एक्रन को पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 में सैड एक्रन कहा गया। क्यों? क्योंकि एक्रन जो नदी है वो किसका सिंबल है? वो सोरोस का सिंबल है। जो हेड्स में ये नदी है एक्रन, इट इज द सिंबल ऑफ वो, सोरो का सिंबल है। वाई डू द हॉस्पिटेबल डोर इन जिबिया एक्सपोज अ मैट्रन? ये एक कहानी है जिसमें कहानी दिखाई गई है कि एक जो व्यक्ति है और उसकी कॉन्क्यूबाइन के साथ वो एक जगह पर रिफ्यूज लेता है, और वहाँ के लोग जो है एक अजनबी को, मैन को रेप करना चाहते हैं, मगर उसको बचा लिया जाता है और उसकी कॉन्क्यूबाइन को उन लोगों को ऑफर कर दिया जाता है, जिसे वो रथोरी रात उसे मोलेस्ट करते हैं, सुबह वो मर जाती है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि क्या जो डोर किस चीज़ का सिंबल है? टू प्रिवेंट वर्स रेप, रेप्स को रोकने का, टू अवॉइड वर्स रेप। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एंड टू अवॉइड वर्स रेप। फिर आगे अड़ के खड़ी हो गई है ना, दिमाग चल गया है मेरा बिल्कुल ही। मिल्टन रॉट अ लैटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोडिटी। चार्ल्स डियोडिटी उनके स्कूल फ्रेंड थे, जिन्हें उन्होंने एक एलिजी भी लिखी थी, एलिजिया प्राइमा।
ये एक उनकी लैटिन एलिजी थी जिसमें उन्होंने अपने कॉलेज के अनुभव को शेयर किया था कि जब उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था तो उसके अनुभव को शेयर किया था। लेकिन ये एक एलिजी है जो उन्होंने चार्ल्स की मृत्यु पर लिखी थी, दैट इज़ एपिथेमियम डेमोनिस। ये मिलती जुलती है लिसिडस से, वो लिखी थी उन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड लिसिडस यानी कि एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, और ये जो लिखी है अपने स्कूल फ्रेंड चार्ल्स डियोडिटी की मृत्यु पर, एपिथेमियम डेमोनिस। सो हियर आई रेस्ट, दीज वर द 25 क्वेश्चंस। तो ये जो आज मिल्टन का जो पार्ट था ये ख़त्म हुआ, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे गोल्सवर्दी। और मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोग इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो मुझे भी एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस पे को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो गोल्सवर्दी के बाद मैं इसे रोक दूँगी। ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय एंड बाय बाय।